हाय इंदर। आज कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बात है इंदर, मेरी बात का जवाब नहीं दोगे? इंदर विशाल तुमसे बात कर रहा है। तो विशाल हमारा दोस्त है। हमारा नहीं उजला, सिर्फ तुम्हारा। इंदर प्लीज। बुरा लगा तुम्हें? सच हमेशा कड़वा होता है विशाल, और मैं जानता हूं कि तुम यहां सिर्फ उजला से मिलने आते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं विशाल कि तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी हमदर्दी सिर्फ उजला के लिए है, मेरे साथ नहीं। शायद तुम भूल रहे हो कि कॉलेज में हम सब दोस्त थे। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं विशाल, लेकिन तुम उजला के अलावा सब कुछ भूल चुके हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम इंदर? What is wrong with you? What is wrong with you उजला? उजला, मेरा ख्याल इंदर अच्छे मूड में नहीं है। मैं चलता हूं, बाय। इंदर क्या? शट अप उजला, शट अप। तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी सोचा तक नहीं था, और ये जानते हुए भी कि मैं हमारे बीच में किसी और को बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। नहीं इंदर, मैं तुम्हें शराब का सहारा नहीं लेने दूंगी। जब तुम खुद मेरा सहारा नहीं बन सकती तो तुम्हें मुझसे यह सहारा छीनने का कोई हक नहीं। ये सहारा नहीं, जहर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। खत्म तो मैं हो चुका हूं उजला। मेरे जिंदा रहने की कौन सी वजह बाकी छोड़ी है तुमने? इंदर, ऐसा कह देने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। हमें और तुम्हें जीना है एक साथ। लेकिन अब तुम ये कहोगी कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, है ना? उजला, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा मेरा भी है। इंदर, अगर बात सिर्फ बच्चे की ही है तो क्यों ना हम एक अनाथ को गोद ले लें? वाह उजला देवी वाह, आज मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है कि इस गंदी राजनीति ने तुम्हारे उजलेपन को दाग दाग कर दिया है। और क्या खूब प्लान बनाया है तुमने अपने पॉलिटिकल करियर को स्टेबिलिटी देने का। अपने ही बच्चे को गिराकर, अपने ही खून को मिटाकर तुम किसी और के बच्चे को गोद लेना चाहती हो। इंदर, तुम गलत समझ रहे हो। ये राजनीति नहीं, इंसानियत है। हम उस बच्चे का भविष्य संवार सकते हैं। उजला, ना तो मुझे तुम्हारी राजनीति समझ में आती है और ना ही तुम्हारी इंसानियत। आंधी जज्बातों की। आजकल तो राजनीति में बहुत ही गंदगी फैली है अडवाणी साहब जी। बहुत गंदगी। यूं कहिए कि हर कोई खेल खेल रहा है। किसी के दिल में क्या है इस बात का अंदाजा लगाना तो बिल्कुल असंभव हो गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं तो यूं कहूंगा कि खतरा पार्टी के बाहरी दुश्मनों से नहीं है, खतरा तो पार्टी के बीच में बैठे पार्टी के दुश्मनों से ही है। जी जी। अरे भाई, हर कोई कुर्सी का लोभी हो गया है। मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है बलभद्र जी। अरे भाई, आप तो महान नेता है। आपने ठीक पहचाना सेक्रेटरी साहब, आज की राजनीति में बलभद्र जी जैसे नेता ही टिक सकते हैं। आत्माराम जी, पेंट की नजाकत को समझिए, हम यहाँ तारीफ करवाने नहीं आए हैं। भाई, यही तो आपकी महानता है बलभद्र जी।
नहीं नहीं, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो सत्य है वही कह रहा हूं। क्या मैं ये नहीं जानता कि आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए अगर कोई डिजर्व करता था तो वो सिर्फ आप थे, सिर्फ आप। लेकिन आपके हाईकमान ने आपकी जगह उजला ठाकुर को बिठा दिया। भाई ये कोई उन्होंने अकलमंदी का काम नहीं किया। इसीलिए तो बलभद्र जी को अपना बल दिखाना पड़ा सर झुकाने के बजाय पार्टी ही छोड़ दी। मैं तो यूं कहूंगा कि आपकी काबिलियत का आपके हाईकमान को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। भाई कुर्सी पर किसी काबिल आदमी को ही बिठाया जाता है। अब हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कुर्सी के लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुर्सी के लिए डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हर कैंडिडेट को तो मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। काली मैया की कसम, आप 16 आने सच कह रहे हैं। लेकिन ये बात हर किसी की समझ में तो नहीं आ सकती। और हमें यह भी पता चला है कि हमारी पार्टी का एक गुट अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहा है और कभी भी हमसे विद्रोह कर सकता है। आत्माराम की आत्मा साफ साफ देख रही है। आपके सीएम साहब को अपने हाथ मजबूत करने के लिए लॉयलिस्ट की जरूरत है। और बलभद्री जी जैसा लॉयलिस्ट आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा ना। बहुत ही भले आदमी है ये, लालच तो बिल्कुल नहीं है इन्हें। अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। फंड जमा किया, लोगों में पार्टी की साख बनाई, और ये बात हमसे छुपी नहीं आत्माराम जी। हाँ, इसलिए जब अडवाणी ने बलभद्र जी की बात की, हमने तुरंत अपनी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आपको वक्त दे दिया। साहब जी एहसान मंद हूं आपका। साहब जी, हमें पता चला है कि आपकी पार्टी जिस कगार पे है वहां आपके कुछ नेता आपके साथ कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन काली मैया की कसम, आपको चिंता करने की तनिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने 24 एमएलए के साथ आपके पीछे खड़े हैं। हम भी आपको निराश नहीं होने देंगे बलभद्र जी। साहब जी, हम किसी लालच में ऐसा नहीं कर रहे हैं। अरे हम चाहें तो नई पार्टी के लीडर बनके कभी भी अपोजिशन में बैठ सकते हैं। नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बलभद्र जी। अरे भाई, हम हैं ना आपकी सेवा के लिए। देखिए, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 24 एमएलए की भीड़ है। और अगर हम आपकी पार्टी में शामिल हो जाएं और आपके 14 एमएलए आपको छोड़कर भाग जाएं, तब भी तो आपकी कुर्सी मजबूत ही रहेगी। लेकिन आपकी कोई शर्त भी तो होगी। शर्त? अरे शर्त तो मारो गोली, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। काली मैया की कसम, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, हमें कोई लालच नहीं है। हाँ, आप 24 एमएलए को खुश करने के लिए हमें गृह मंत्री पद और हमारे उन 2 एमएलए को पावरफुल पोर्टफोलियो दे दीजिए बस। ये तो बहुत ज्यादा हो गया बलभद्र जी। हमने तो आपको पहले ही कह दिया है कि आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करना हमारे लिए तो बिल्कुल असंभव है। 24 एमएलए कम नहीं होते, कोई बात नहीं, हम कहीं और ट्राई करेंगे। अरे 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 बलभद्र जी, आप तो नाराज हो गए। बैठिए ना। बस इनको थोड़ा सोचने का मौका तो दीजिए। तो हम क्या मना करते हैं, हमें कौन सी जल्दी पड़ी है। सच्चे और ईमानदार नेता को काहे की चिंता। पर ध्यान रखना कहीं देर ना हो जाए। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा साहब, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूं। अपने बेटे के घर में अपने बेटे के सामने विस्की पीते हुए बड़ा मजा आता है। बेटे, तुम क्यों नहीं पीते? डैड, मैंने तो शराब छोड़ दी। ओ हाँ, आई फॉरगॉट। उजला ठाकुर ने शराबबंदी का नारा जो दिया है, इसमें बुराई क्या है डैड? नहीं, बुरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं बेटे कि इस नारे का किसी पर असर हो ना हो, तुम पर असर जरूर हो गया है। डैड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने जितनी आसानी से शराब शुरू की थी, उतनी ही आसानी से त्याग भी दी। दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड। लेकिन बेटा, तुम एक बात भूल रहे हो। जिस उज्ज्वला ठाकुर ने शराबबंदी का नारा दिया है,
उसके अपने घर में उसी का पति अभी भी शराब पी रहा है। जानता हूं डैड, लेकिन इंदर शराब का गुलाम नहीं हुआ अभी तक। वो फ्रस्ट्रेशन में पीता है। फ्रस्ट्रेशन? व्हाट फ्रस्ट्रेशन? किस लिए फ्रस्ट्रेशन? वो खुद एक सक्सेसफुल प्रोफेसर है, उसकी बीवी एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है। डैड, ये उनका फैमिली मैटर है, इससे हमें क्या लेना देना? बेटा, मुझे शक है बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस सब की वजह तुम हो। डैड, आप अपने बेटे पे शक कर रहे हैं? नहीं बेटे, शक नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम दिन रात सिर्फ उसी के बारे में क्यों सोचते रहते हो? डैड, बिकॉज शी इज गोइंग थ्रू टेंशन। एक तरफ उसकी घरेलू टेंशन है, दूसरी तरफ उसकी पॉलिटिकल टेंशन है। अब ऐसे वक्त में उसकी मदद नहीं करूंगा तो कब करूंगा? आफ्टर ऑल शी इज माई फ्रेंड। सिर्फ फ्रेंड? आप कहना क्या चाहते हैं डैड? सिर्फ मैं नहीं, विनी भी यही सोचती है। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट विनी एट ऑल। एंड व्हाट अबाउट मी? डैड, आप अपने आप को विनी से कंपेयर मत कीजिए। मैं जानता हूं अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करते। तो फिर बेटे, ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से तुम मेरी और अपनी बिजनेस की ओर ध्यान नहीं देते हो? क्यों डैड, मेरी वजह से बिजनेस में कोई नुकसान पहुंचा है? बहुत नुकसान हुआ है बेटा, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे जिद के खातिर मैंने केमिकल प्लांट हटाकर उसकी जगह कॉटेज इंडस्ट्री लगा दी। पूरी मशीनरी आ चुकी है, पूरा स्टाफ अपॉइंट हो चुका है, लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर को इसकी ओर ध्यान देने के लिए वक्त ही नहीं है। बेटा, औलाद के लिए झूठ बोला जा सकता है, लेकिन औलाद से झूठ नहीं बोला जा सकता। बेटे, तुम्हारे जिद के सामने मैंने सर झुकाकर तुम्हारी हर शर्त मान ली, फिर तुम मेरी एक बात क्यों नहीं मानते? क्या बात डैड? बेटे, हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करो। डैड, हर तरफ से ध्यान हटाना तो इम्पॉसिबल है, पर मैं वादा करता हूं कि मेरी वजह से आपका बिजनेस मार नहीं खाएगा। आई होप सो। नॉट ओनली होप सो डैड, बट यकीन मानिए कि आपका बेटा आपका सर झुकने नहीं देगा। बलभद्र जी, आपसे मुलाकात करने के बाद आपके प्रस्ताव पर हमने बहुत विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपसे हाथ मिलाकर ही हम सत्ता में नीडर होकर बैठ सकते हैं। वो सब बात तो ठीक है, लेकिन हमारी शर्तों का क्या हुआ? वही तो बता रहा हूं। हमें आपको गृहमंत्री पद देना तो स्वीकार है, किंतु आपके 2 एमएलएस के लिए स्पेशल पोस्ट क्रिएट करना फिलहाल तो असंभव है। लेकिन हमारा यह वादा रहा कि जैसे ही पार्टी में चल रहे क्राइसिस पर काबू पा लिया जाएगा, आपकी यह शर्त भी मान ली जाएगी। हमें स्वीकार है, तो बहुत जल्द हम अपनी पार्टी का आपकी पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर देंगे। तो फिर जल्द ही गृहमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हो जाइए। आत्माराम की आत्मा तो पहले से ही जानती थी बलभद्र जी। सबसे पहले तो आपको सीएम की कुर्सी संभालनी, उसके बाद इस देश का प्रधानमंत्री बनना। काली मैया की कसम आत्माराम, हमें इतने ऊंचे सपने मत दिखाओ। चाणक्य नीति के अनुसार जो जितने ऊंचे सपने देखता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। अब हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है आत्माराम। अब हम देश का भला करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उजला देवी से अपना बदला लेना है। चाणक्य नीति कहती है, अगर अपने दुश्मन से बदला लेना है तो सबसे पहले उसे कमजोर कर दो। जिस जमीन में उसकी जड़ें हैं उस जमीन को ही गिरा। मतलब उजला ठाकुर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? उसका जनता के करीब होना। वो जनता में इतनी पॉपुलर है, जनता में नहीं, सिर्फ महिला वर्ग में। जो भी कहें, वो जनता के जितने करीब है उसको उतना ही दूर करना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है बलभद्र जी, बिल्कुल मुमकिन है। अब आप इस राज्य के
और वीआईपी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। और उजला ठाकुर की सिक्योरिटी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। यानी कि उजला देवी ने अपने बहुत से दुश्मन पैदा कर रखे हैं और दुश्मन नंबर 1 तो हम ही हैं। और दुश्मन नंबर 1 के हाथ में ही उजला ठाकुर की सिक्योरिटी का भार है। इस भार को कम कर दीजिए बलभद्र जी, उसकी सिक्योरिटी कम कर दीजिए। वो अपने आप जनता से दूर होती जाएगी, क्योंकि वो खुलेआम जनता में घूम नहीं सकेगी। जो ही वो जनता से दूर होती जाएगी, ये बात हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आत्माराम जी, समझ लो, उजला देवी जनता से दूर हो गई। हेलो। उजला देवी को बलभद्र सिंह का प्रेम भरा नमस्कार। तुम? क्यों, अचरज हुआ ना? वैसे हमने आपको रंजिशवश फोन नहीं किया है। काली मैया की कसम, हम कल रात के ख्वाब से बहुत परेशान थे। मालूम है हमने कल रात क्या देखा? कि आप एक विमान में बैठी हैं और विमान आकाश की बुलंदियों को छू रहा है और तभी विमान में एक धमाका होता है और आप जलकर स्वाह हो जाती हैं। सपनों की दुनिया में रहना छोड़ दो बलभद्र सिंह। उजला ठाकुर इतनी जल्दी राख नहीं होने वाले। अरे राख तो तू हो चुकी है उजला देवी, और काली मैया की कसम, बची कुची चिंगारी को हम मसल देंगे। वैसे तुझे हमारी ताकत का अंदाजा तो हो गया होगा। हम सत्ता में आ गए हैं और तेरी पार्टी छोड़ने से तुझे चाहे हो ना हो, हमें बहुत फायदा हो गया है। मैं फायदे की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। राजनीति में रहकर फायदे की बात ना करने वाले को बेवकूफ की संज्ञा दी जाती है। ये बात सिर्फ तुम जैसे बेईमान और मौका परस्त लीडर ही कर सकते हैं। हम इस स्टेट के होम मिनिस्टर हो गए हैं। हैरानी हुई ना सुनकर? नहीं बलभद्र सिंह, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार के बुनियाद पर रखी गई तुम्हारी सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। इसीलिए गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले हमने फालतू खर्चे बंद करने का फैसला किया है। अरे देश और जनता का पैसा बचाना हमारा पहला अधिकार है। और काली मैया की कसम, सबसे पहले खर्चे की सूची में हमने आपका नाम लिखा है। अरे एक मामूली सी औरत के लिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी। कल की हेडलाइन पढ़ लेना अखबार में, सिक्योरिटी रिमूव फ्रॉम उजला देवी। तुम चाहे कुछ भी कर लो बलभद्र सिंह, उजला जनता की है और जनता के आवाज के सामने तुम्हें भी झुकना होगा।